डिफरेंस करके लिखा है हम लोगों ने C3 और C4 को, राइट। हाँ, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि C3 C4 से डिफरेंट, सॉरी C4 प्लांट C3 प्लांट से डिफरेंट है क्योंकि केल्विन साइकिल कहाँ होता है, ठीक है, पहला कंपाउंड 4 कार्बन का है। इस तरीके के क्वेश्चन कई बनते हैं उसमें, राइट। पॉइंट डन। अब तो फोटो रेस्पिरेशन की बारी है आज, चलिए फुल स्टॉप लगाएंगे। काश तो नंबर 6 होगा। टॉपिक का नाम रखेंगे फोटो रेस्पिरेशन। क्वेश्चन किए थे बेटा अपन ने कि शॉर्गम में कितने एटीपी लगते हैं, ऐसा कुछ तो भी क्वेश्चन रहा होगा ना शॉर्गम वाला, या शॉर्गम में कोई फर्स्ट कंपाउंड की बात थी शायद से। अब हुआ ये कि जब हम गर्म तापमान की बात करते हैं, अब जब कहते हैं कि दैट लाइट इंटेंसिटी बढ़ती है, जब कहा ही जाता है कि लाइट इंटेंसिटी बढ़ रही है, मान ले व्हेन व्हेन लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेस, लाइट इंटेंसिटी बढ़ गई, टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, राइट। लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही। और हमने कहा था कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करने के लिए ट्रांसपिरेशन के साथ एडजस्टमेंट को शो करता है। एडजस्टमेंट को शो करता है मतलब उसी के साथ में मिल मिल के काम करता है। इधर ट्रांसपिरेशन होगा तो स्टोमेटा खोलेंगे, स्टोमेटा खोलेगा तो बाहर से CO2 अंदर आएगी। तो अगर ऐसा सब होना है तो इसका मतलब आप ये बात कहते हो कि यहां पर वाटर एब्जॉर्प्शन भी कैसा हो जाएगा उस समय, ज्यादा। वाटर एब्जॉर्प्शन इज मोर। यार फोटोसिंथेसिस में 4 तो चीजें लगती, CO2 लगता है, वाटर लगता है, टेम्परेचर और लाइट होती है। उनमें से 3 चीजें बढ़ गई है, क्या नहीं बढ़ पा रही, CO2। खैर, अगर वाटर एब्जॉर्प्शन इज मोर होगा तो हम लोग कहेंगे स्टोमेटा ओपन होंगे। ये तो वैसी बात है कि जैसे, ये वैसी बात है जैसे पहाड़ों पर जाके मैं तेज तेज सांस ले रहा हूं क्योंकि मेरे को लग रहा है मेरे शरीर में ऑक्सीजन की कमी है। अबे शरीर में नहीं, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कमी होती है, राइट। तो यहां पे स्टोमेटा ज्यादा क्यों खुले, ज्यादा इसलिए खुले कि वो चाहते थे ज्यादा से ज्यादा CO2 बाहर से लेते, ले पाएंगे क्या, नहीं। उतनी CO2 मार्केट में है ही नहीं, कहां से आएगी। तो बस वही वाली चीज है, वही घट जाती है। ये क्या है, एवोल्यूशन काय का, 12वीं का। ये तो हंटेड डॉल लग रही है, भिन्न प्रकार की गुड़िया हैं, नाचती गुड़िया, खेलती गुड़िया। वो बकायदा बताओ फेविकॉल लगा के चिपका भी दी है, हैं? कौन है ये आर्टिस्ट? तो स्टोमेटा ओपन है, तो ऐसे में अनफॉर्चुनेटली होगा ये कि दैट यहां पे CO2 कम पड़ जाएगी, किससे, O2 से। एक्चुअली यही होने वाला है, जिस तेजी से उसको CO2 चाहिए उतनी CO2 एटमॉस्फेयर में है ही नहीं, तो इसलिए उसकी पड़ गई कमी, ज्यादा हो गया क्या, O2। तो O2 अंदर आने भी लगेगा। अच्छा, जब ऐसा होता है तो रूबिस को अपना रंग दिखाने लगता है, ठीक है। वैसे तो हम लोग क्या कहते हैं, वैसे तो हम कहते हैं रूबिस्को प्रेफर टू बाइंड, फुल फॉर्म याद है, नहीं पढ़ा था कभी, बायोमोलिक्यूल्स में फुल फॉर्म है भैया इसका, पढ़ा था कि नहीं, RUBP कार्बोक्साइलेस ऑक्सीजनेस, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, उसी चैप्टर में, बाकी कहीं नहीं है। रूबिस्को प्रेफर टू बाइंड
CO2 when CO2 by O2 is greater than 1, मतलब यहां ज्यादा कौन है? CO2. Even CO2 by O2 is equal to 1, जब दोनों क्या है? बराबर. लेकिन अभी तो सिचुएशन पलट गई है ना, ठीक है? अभी तो O2 ज्यादा है ना, क्लियर? एंड इट बिहेव या इट शो डुअल नेचर. ये डुअल नेचर को शो करता है, मतलब यही कार्बोक्साइलेज है और यही ऑक्सीजनेज भी है. अगर ऐसा बोल रहे हैं इट शोज डुअल नेचर, पूरा लिख दे रहा हूं, RUBP कार्बोक्साइलेज ऑक्सीजनेज. यहां पर क्या जाग गया इसके अंदर का? ऑक्सीजनेज. जब O2 कैसी हो गई? ज्यादा. ये देख ले, इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही है, ये ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ये कंडीशन अलग है. और अब ये कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेज. तब हम कहते हैं कि दैट एक मॉलिक्यूल RUBP का जिसमें 5 कार्बन एटम होते हैं, जब वो O2 को ले ले, इसमें तो कोई कार्बन है ही नहीं, यहां पर हो जाएगा RUBP, सॉरी, यहां पर हो जाएगा एंजाइम का नाम रुबिस्को. कौन सी एक्टिविटी शो करेगा? ऑक्सीजनेज. और नतीजा देख लो क्या होने वाला है. बहुत दूर लिख दिया है. वन मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA, कितने कार्बन का कंपाउंड होता है बेटा? ये 3 कार्बन का, के साथ में 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड, एंड दिस इज ऑफ 2 कार्बन एटम. इसमें 2 कार्बन है. ओके, ऐसी कंडीशन इसे मेंशन की जाती है. तो तब हम लोग कहते हैं कि यार ये तो पूरी तरीके से डिफरेंट एक्टिविटी हो गई, ये तो एक्टिविटी ही अलग हो गई है, हमने तो ऐसा एक्सपेक्ट किया ही नहीं था. यहां ऑक्सीजनेज एक्टिविटी है, हम 2 PG एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहां कितना PG आया? 1. CO2 है ही नहीं ना, कार्बन तो डेफिशिएंट हो गया. कार्बन की कमी में, या फिर कहिए कार्बन डाइऑक्साइड की कमी में, रुबिस्को ने ऑक्सीजनेज की बिहेवियर शो करी. और यहां पर एक 3 मॉलिक्यूल कार्बन कंपाउंड के साथ एक मॉलिक्यूल 2 कार्बन का बना है. ठीक है, देख लो, ये दोनों नाम है. हालांकि प्लांट के लिए ये ग्लाइकोलिक एसिड के जैसी चीजें ना टॉक्सिक होती हैं, ये अच्छा कंपाउंड नहीं है, ये एक टॉक्सिक कंपाउंड है. कौन? ग्लाइकोलिक एसिड. ये एक टॉक्सिक कंपाउंड है, प्लांट के लिए अच्छी चीज नहीं होती. तो यानी प्लांट को चाहिए कि ग्लाइकोलिक एसिड जल्दी से जल्दी खत्म हो. लेकिन इसको देख के क्या लगता है, मुझे ये मालूम था कि एक RUBP से 2 PGA बनते, लेकिन बना कितना? 1. मतलब सीधी बात, नो बकवास, कि देयरफॉर एफिशिएंसी इज रिड्यूस्ड टू 50%. एफिशिएंसी 50% रह गई है सिर्फ, एफिशिएंसी 50% हो गई. राइट. नेक्स्ट हम बात कहते हैं कि ये जो ग्लाइकोलिक एसिड है ना, ये ग्लाइकोलिक एसिड जो होता है वो एक टॉक्सिक कंपाउंड होता है. ये प्लांट को चाहिए कि इससे मुक्ति पाए, पालेगा, कोई दिक्कत नहीं है. खैर, हम लोग ये कहते हैं कि दैट ऑक्सीजन आई है, तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे बीइंग ऑक्सीडेशन. हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एक्सपेक्टेड या एक्सपेक्टेशन. अपेक्षाएं क्या हैं? एक्सपेक्टेशंस आर 1 एनर्जी, नंबर 2 CO2 फुलफिलमेंट, ताकि बचा कुचा फोटोसिंथेसिस पूरा हो, केल्विन साइकिल तेज हो, नुकसान की भरपाई हो सके. एक्सपेक्टेशन है, लेकिन ये
एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरा, नेवर मेट, नेवर मेट द एक्सपेक्टेशन, इसने एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं की, और जो एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरता उसे निकम्मा कहते हैं। राइट, क्लियर बात। तो ये वैसा ही है, ये भी सेम सिचुएशन में था। तो इस तरीके से सिचुएशन हमारी बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप में चली गई। अब जब ये वाली बात हुई तो इसका मतलब वो कहते हैं हेंस, इसका नाम क्या है, लाइट इंड्यूस्ड। क्यों बोला, देखना सबसे पहले क्या बढ़ी, लाइट इंटेंसिटी, तो टेम्परेचर बढ़ गया उसके कारण वाटर का लॉस बढ़ गया, वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ गया, राइट। लेकिन CO2 का अपटेक नहीं बढ़ पाया। क्या लिखा है, हेंस लाइट इंड्यूस्ड ऑक्सीडेशन, लाइट के लिए फोटो, ऑक्सीडेशन के लिए बोला रेस्पिरेशन। मतलब वो जो पिछला चैप्टर पढ़ा था उसे क्या बोलोगे, डार्क रेस्पिरेशन, समझ गए, जिससे एनर्जी मिल जाए, जिससे CO2 भी लिबरेट हो, जिसमें फूड ऑक्सीडाइज होता हो, उसे कहेंगे डार्क रेस्पिरेशन या सिर्फ रेस्पिरेशन। और ये फालतू रेस्पिरेशन, क्या लिखा है, वेस्टफुल। लाइट इंड्यूस्ड ऑक्सीडेशन, फोटो रेस्पिरेशन, अ वेस्टफुल प्रोसेस, ये एक वेस्टफुल प्रोसेस कहलाती है। ये लाइट इंड्यूस्ड ऑक्सीडेशन है, राइट। नाम क्या दिया है, याद रखना, फोटो रेस्पिरेशन क्यों बोला है, क्योंकि लाइट इंड्यूस्ड ऑक्सीडेशन था, इस कारण से। तुम यहाँ 2 बजे आते हो, दिक्कत ये है, नहीं तो मैं तुम लोगों को भी सुबह बुला लेता, इकोलॉजी तुम लोगों की 1-to-1 वालों के साथ हो जाती। ज्यादा हो जाएगा यार, ज्यादा हो जाएगा, नहीं ऑलरेडी कितने घंटे हो रहे हैं, बहुत है। का है, इकोलॉजी अभी चालू हो गई उनकी आज, अगली क्लास में पहला चैप्टर खत्म कर देंगे। हम्म, किसकी, अभी तो तुम्हारी उस दिन नहीं हो रही थी बिल्कुल भी, अब 2-3 दिन में हो जाएगी। बहुत तेज निकले भाई, हम ही बचेंगे। जियोलॉजी कहाँ तक हुआ, इम्यूनोलॉजी खत्म, तो इम्यूनिटी 2 क्लास में खत्म कर देंगे सब, 2 क्लास इम्यूनिटी, बायोटेक्नोलॉजी का पहला चैप्टर 5 क्लास, अगला चैप्टर 3 क्लास, 8, 2, 10, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 2 क्लास पढ़ाएंगे फिर, क्योंकि मैक्सिमम तो सर ने इधर उधर बता ही दिया होगा ना, खांसते हैं तो ये हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, कहीं बता ही दिया होगा ना, रेस्पिरेशन की डिजीज वहां बता दी होंगी, है ना, सर्कुलेटरी की डिजीज वहां बता दी होगी। यहाँ तो केवल पैथोजेनिक बची ना, कौन सा तुम्हें सिम्टम करने, यही तो पढ़ना है, किसकी डिजीज कैसे होती है, बस नाम ही तो पढ़ना है तुम्हें। कैंसर, और कैंसर ज्यादा है, एड्स है, खत्म। बाकी तो सब लिस्ट है ना, प्रोटोजोन डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, ये वैसा वैसा। मलेरिया में कुछ नहीं है, पहले मलेरिया की साइकिल पूरी पढ़ते थे, अब कोई नहीं पढ़ता, कोई जरूरत नहीं है। हम ही रहेंगे। 3 ऑर्गेनल्स आर इन्वॉल्व, इसमें 3 ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व होते हैं, उन 3 ऑर्गेनल्स के नाम है, माइटोकॉन, 1 मिनट, पहला क्लोरोप्लास्ट,
दूसरा पेरोक्सिसोम, और तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया। लोगों ने ये सोचा कि शायद फुट रेस्पिरेशन वो मेथड होगा जिससे प्लांट ने CO2 को फुलफिल करने की ट्राई मारी होगी, अटेम्प्ट किया होगा, इसलिए लोग इसको वेस्टफुल मानते रहे। लेकिन बाद में पता लगता है कि कुछ ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड बनते हैं जो प्लांट के लिए टॉक्सिक हैं, उसको खत्म करने का काम फुट रेस्पिरेशन करता है, इंक्लूडिंग ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड के आगे बनता है H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये भी बहुत ज्यादा कोरोसिव कंपाउंड है, मतलब फास्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो उन सबको खत्म करना प्लांट में बहुत जरूरी था। हम ग्लाइकोलिक एसिड को कॉस्मेटिक्स में यूज करते हैं, 5 या 7% ग्लाइकोलिक एसिड आएगा और उसका काम है एक्सफोलिएटिंग, मतलब स्किन की पुरानी लेयर को हटाना। मतलब कहेगा ग्लाइकोलिक एसिड लगाओ गोरे हो जाओ, ये वो ऐसा वैसा। ब्लीच समझते हैं, ब्लीच। अब प्लांट को क्या करना ब्लीचिंग एजेंट से भाई? उसने कौन से कपड़े धो के सुखाने या अपनी क्या बोलते किसी ब्यूटी पार्लर वगैरह जाना है, ऐसा कुछ उसके साथ है ही नहीं। उसके साथ ऐसे कंपाउंड कैसे होंगे टॉक्सिक? हम यूज करते हैं लेकिन हम लोग कंसंट्रेट यूज नहीं करते। मैंने कहा ना 5% 60%, और प्लांट में तो शुद्धतम बन रहा है, सब कैसा है 100%। तो सोच लो, हम बोल रहे हैं 5-7% से ऊपर नहीं जाने का है, ये 100% लेके बैठा है, तो टॉक्सिक तो होगा ही ना, राइट? प्योर तो पानी भी खतरनाक होता है। तो ये इसलिए इसलिए हम कहते हैं कि पेरोक्सिसोम का एक फुट रेस्पिरेशन का एक ही बेनिफिशियल पर्पस समझ में आता है कि वो टॉक्सिक कंपाउंड को खत्म करे, बाकी नहीं। क्लियर? कुछ और बातें हैं, पूरा मैकेनिज्म पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलेक्टेड पॉइंट में रहेंगे, हमारे लिए फायदा उसी में ही है। ओनली बेनिफिट फ्रॉम फुट रेस्पिरेशन is getting rid of टॉक्सिक कंपाउंड्स। टॉक्सिक कंपाउंड्स खत्म हो जाएंगे इससे। जैसे ग्लाइकोलिक एसिड H2O2, फोटो रेस्पिरेशन या फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस आर अवॉइडेड इन C4 प्लांट्स। कैसे? तो देख, पिछली क्लास में पढ़ा था C4 प्लांट में रूबिस्को की लोकेशन बता क्या है? रूबिस्को इन बंडल शीथ सेल, protected from environmental gaseous exchange, protected from atmospheric गैस एक्सचेंज। वहां पे कोई गैसियस एक्सचेंज होना ही नहीं है, और पेपकेस का इस तरीके का काम है भी नहीं। ठीक है, पेपकेस दो दो तरफ का काम नहीं करता। जरा बता ही देता हूं ना, यहां लिख देते हैं। मैंने बोला भी था इन दोनों को कंपेयर करना है, रूबिस्को और दूसरी तरफ क्या बोलेंगे, पेपकेस। जगह बताओ दोनों कहां होते हैं। रूबिस्को हम लोगों ने कहा है, रूबिस्को मिलेगा इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, C3C4 नहीं, इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जबकि पेपकेस कहां होता है, इन साइटोप्लाज्म। किसके? ऑफ मीजोफिल। अब ये बताना जरूरी है, ऑफ C4 प्लांट्स। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ताकि याद रहे कि C3 प्लांट के मीजोफिल में रूबिस्को और C4 प्लांट के मीजोफिल में रूबिस्को नहीं। नेक्स्ट, बाइंड्स, प्रेफरेबली बाइंड्स। मौका मिलने पर वो CO2 के साथ ही जाना जाएगा, प्रेफरेबली।
binds CO2 when CO2 by O2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जब CO2 O2 का रेशियो 1 हो, यानी दोनों बराबर, जब CO2 O2 से ज्यादा हो, दोनों केसेस में वो किससे बाइंड करेगा? CO2 से, राइट? एंड ऑक्सीजन ऑल्सो when CO2 by O2 is less than 1, जबकि ये किससे बाइंड करता है? ये बाइंड करता है बाइकार्बोनेट से। ये C4 साइकिल में हमने बनाया भी था, और इसका कोई डुअल नेचर नहीं होता। ये दो तरफ का काम नहीं करता भैया, एक ही तरफ सेट है, बोला हम एक ही तरीके से सही है, नो डुअल नेचर। समझ गए? याद रखिएगा। डन। चलो फैक्टर्स पढ़ेंगे। डन है? छोटे छोटे क्वेश्चन है भैया, सबसे ज्यादा इसी एरिया से। ठीक है, पहला देख, द प्रोसेस विच मेक्स मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट। फोटो रेस्पिरेशन की C4 में नहीं होता। रुको, द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को एंजाइम इन फोटो रेस्पिरेशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ। ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी से क्या हुआ था रुबिस्को से? हमने कहा था एक बना था PGA, एक बना था ग्लाइकोलेट, ग्लाइऑक्साइलेट नहीं, ग्लाइकोलेट। 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3C कंपाउंड, 2 गलत है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3C कंपाउंड सही है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ 6C कुछ भी नहीं है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ 4C नहीं है। आंसर क्या सही है? बी। एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ 2C। उन्होंने नाम नहीं दिया, हमें पता है ना, लेकिन कौन कौन है ना, देने दो। पढ़े लिखते, रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। ये तो पढ़ा है ना, अभी तुम बोल रहे थे, तो ये तो हो गया क्या? ट्रू। नेक्स्ट, फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर इन C4 प्लांट। ट्रू, यानी बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आंसर इज सी। ओके, डन। फोटोसिंथेसिस एक बायोकेमिकल रिएक्शन है, उसके अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस एक्ट करते हैं और उसके लिए कई सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। जितने भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, प्लांट और दूसरा नॉन प्लांट। मतलब इंटरनल हुए तो प्लांट फैक्टर्स, एक्सटर्नल हुए तो नॉन प्लांट फैक्टर्स।
तो हम लोगों ने लिखा फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, को इस तरीके से, जिसमें हम लोग मेंशन करेंगे इंटरनल मतलब प्लांट फैक्टर्स, वो भैया, दूसरा एक्सटर्नल और नॉन प्लांट फैक्टर्स। एक्सटर्नल को तो उंगलियों पे गिन सकता हूं मैं, फोटोसिंथेसिस पर असर डालने वाले एक्सटर्नल फैक्टर को तो उंगलियों पे गिन लूं। जैसे पहला, फर्स्ट वन, लाइट, सेकंड टेम्परेचर, थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्थ वाटर। एंड व्हाट अबाउट द इंटरनल फैक्टर्स देन? भाई फोटोसिंथेसिस कौन करता है? लीफ। पत्ती नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? तो यानी नंबर ऑफ लीव्स, फिर साइज ऑफ लीव्स, एज ऑफ लीव्स, क्योंकि एज ज़्यादा हो जाएगी तो एफिशिएंसी कम होती चली जाएगी, बुढ़ापा आ गया ना, ठीक है। ओरिएंटेशन कि सन की तरफ हो रही है कि नहीं, एक दूसरे से ओवरलैप तो नहीं है, वगैरह वगैरह। नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। ये सारे फैक्टर कैसे आएंगे? इंटरनल। इंटरनल फैक्टर्स देखिए, इंटरनल फैक्टर में कहता हूं लीव्स, नंबर, साइज, ओरिएंटेशन, एज, क्लोरोप्लास्ट, नंबर्स, क्लोरोफिल, अमाउंट। हालांकि अगर किसी प्लांट के पास क्लोरोप्लास्ट कम है ना, तो ये उसका निजी मामला है, वो उतने ही क्लोरोप्लास्ट में एडजस्ट करता होगा। किसी प्लांट पर पैदा होते से ही कम पत्तियां ही लगती हैं, ज्यादा घनी होती नहीं है, तो ये उसका इंटरनल एडजस्टमेंट है। ये मत कहना इससे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा है, नहीं, ये प्लांट का फैक्टर था। प्लांट फैक्टर कमी नहीं दिखाते, उनमें कोई कमी नहीं रहती, वो एडाप्टेशन है, अगर कम है ज्यादा है वैसा कुछ। वैसे ही क्लोरोफिल के अमाउंट के लिए भी होता है, इंटरनल CO2/O2 रेशियो and water status of the plant.
ना। चलिए, तो आता है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर फर्स्ट। यार तुम क्यों रह जाते हो बार बार और पीछे। ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। में है उससे रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन होगा, और जब उससे रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन होगा तो उसी को हम लोग कहेंगे लिमिटिंग फैक्टर। कोई एक, ऐसे नहीं कि सर दो फैक्टर कम है तो बेटा फिर रिएक्शन ही नहीं होगा, समझे? किसी एक ही को बोला जा रहा है, दो को नहीं। द रेट ऑफ रिएक्शन is determined by the factor present in least amount। इसी फैक्टर को क्या कहा जाता है? सच अ फैक्टर इज कॉल्ड लिमिटिंग फैक्टर। अब तो लिमिटिंग फैक्टर के लिए दो लाइनें लिख सकते हो, या कहिए दो पॉइंट लिख सकते हो। एक पॉइंट, लिमिटिंग फैक्टर कौन है, तो मैं लिखूंगा द वन विच इज डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। लिमिटिंग फैक्टर कौन है? द वन हु इज प्रेजेंट इन द लीस्ट अमाउंट। जो अमाउंट में सबसे कम हो, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड। दूसरा, अमाउंट में सबसे कम होने वाला, सबसे कम रहने वाला, बस उसी को लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। अब अगर ऐसा है तो इसके बारे में कुछ बातें सुनिए पॉइंट वाइज। मोस्ट कॉमन लिमिटिंग फैक्टर इज CO2। सबसे कॉमन यही है। दूसरा, सेकंड क्या बता सकता हूं तो वो भी जानो। दूसरा कहते हैं कि दैट लाइट इज रेयरली, क्योंकि सूरज तो रोज निकलेगा ना, या कहिए सेल्डमली। रेयरली का सिनोनिम, समानार्थी, पर्यायवाची, सेल्डमली एक्ट एज लिमिटिंग फैक्टर। ये गलती से लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। डन। ठीक है, पहला फैक्टर पढ़ते हैं।
लाइट अफेक्ट्स फोटोसिंथेसिस बाय 3 टर्म्स. इन 3 वेज. कैसे वो सुनो. या in terms of A, duration of light, इसे इंसिडेंट लाइट या फुल लाइट भी कहते हैं. कितने घंटे सूरज की रोशनी रहती है उसकी बात हो रही है. डोंट कॉल इट एज क्वांटिटी, राइट. इसे क्वांटिटी मत बोलना. दूसरा होता है क्वालिटी ऑफ लाइट, मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट. किस वेवलेंथ पर कितना फोटोसिंथेसिस हुआ, वो तो हम पढ़ ही चुके हैं. एक्शन स्पेक्ट्रम से लेकर पढ़ रहे हैं इस बात को. और तीसरा होता है क्वांटिटी ऑफ लाइट, मतलब लाइट इंटेंसिटी. धूप तेज है या कम, उससे क्या बोलेंगे, क्वांटिटी. धूप तेज या कम को क्वांटिटी बोलते हैं. कितने घंटे सूरज रहता है उसे ड्यूरेशन ऑफ लाइट बोलते हैं. अब ये किस तरीके से असर करेंगे सब, उनके बारे में बात कर रहे हैं. बहुत ज्यादा असर नहीं आने वाला है, बताता हूं कैसे. मेरे ख्याल से आपने भी यही देखा होगा जैसे मैंने आज तक देखा है कि सूरज तो रोज निकलता है. तो इसका मतलब है कि फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट उतना ज्यादा चिंतित है ही नहीं. अगर आज सूरज बादल के पीछे छुपा हुआ भी है तो प्लांट सोचेगा कल कर लेंगे, मतलब आज का नुकसान कल उसकी भरपाई हो जाएगी, कोई दिक्कत है ही नहीं. हाँ, अगर बड़े लंबे दिनों तक बादल छाए रहे, बड़े लंबे दिनों तक कोहरा छाया रहे, तब प्लांट की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी के ऊपर असर पड़ सकता है. यानी आप तो इतना ये कह रहे हैं कि दैट प्लांट्स अटेन light saturation at 10% of full sunlight. Hence, cloud, fog, wait. Hence, sun behind clouds, fog has no immediate impact on photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के इमीडिएट इम्पैक्ट पर कोई असर नहीं है. मान ले 12 घंटे तक सूरज निकलता है, उसमें से 7 घंटे तक बादल थे, सुबह शाम में, दिन में काफी था. 12 में से कितना चाहिए, 10%. ठीक है, क्लियर. उतने में इन्होंने सफिशिएंट फोटोसिंथेसिस कर लिया. ये चीज याद रखो, इतना काम का है. पूरी सनलाइट का सिर्फ 10% चाहिए इन्हें, उसमें से भी 1% कन्वर्ट करके वो लोग एनर्जी बनाते हैं. 100% तो कोई भी कन्वर्ट नहीं करता. प्रोलॉन्ग्ड क्लाउडी डेज, वेट, अगर several days of cloud या cloudy sky या fog will affect overall productivity, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी पर असर डालेंगे. 1-2 दिन का तो प्लांट मैनेज कर लेगा, ज्यादा लंबा चलाना तो फिर दिक्कत होती है. ओवरऑल प्रोडक्टिविटी पे असर आता है, प्लांट मरेगा थोड़ा ना. तो लो, ड्यूरेशन वाली बात हो गई, ड्यूरेशन वाली बात कर दी गई है. लीजिए, अब आती है अगली चीज. अब पढ़ेंगे सेकंड, क्वालिटी ऑफ लाइट की बात. जब क्वालिटी ऑफ लाइट की बात आती है तो कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइट क्या मतलब, वेवलेंथ. हमने मोनोक्रोम पढ़ा था, ब्लू लाइट, रेड लाइट, उसमें फोटोसिंथेसिस ज्यादा किसमें थी, रेड में. ठीक है, अब अगर कोई कहे ब्लू लाइट, रेड लाइट और व्हाइट लाइट तीनों दी जाए तो किसमें होगी, व्हाइट में. तो व्हाइट लेकिन मोनोक्रोम नहीं होती ना.
व्हाइट तो मिक्सचर ऑफ कलर होती है, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि दैट क्वालिटी ऑफ लाइट को भी पढ़ लेते हैं, हम क्वालिटी ऑफ लाइट को भी पढ़ लें। ये हुए ना आगे, हम हायर प्लांट्स पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं दैट प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एट रेंज 400 to 700 नैनोमीटर। इसे कहा जाता है PAR, पूरा नाम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। फुल फॉर्म जान लीजिए, वैल्यू जान लीजिए, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहते हैं। विच फॉल्स इन विजिबल स्पेक्ट्रम, ये विजिबल स्पेक्ट्रम का ही हिस्सा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हो गई पहली बात, वेवलेंथ पढ़ ली, इतने पर फोटोसिंथेसिस होगा, समझा। PAR किसे कहते हैं समझा। मुद्दा मोनोक्रोम वाली लाइट पर भी हो सकता है, क्वेश्चन इस पर भी पूछ सकते हैं मोनोक्रोम पर। इन मोनोक्रोम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ब्लू से ज्यादा किस पे होगा, रेड पर। देन फॉर डिफरेंट लाइट के केसेस में, मतलब मोनोक्रोम वर्सेस सब कुछ, मैं ऐसे लिखूंगा ब्लू, ब्लू से ज्यादा रेड, रेड से ज्यादा कौन, व्हाइट। याद रखिएगा बस, व्हाइट मोनोक्रोम नहीं होती, ये मोनोक्रोम है और वो मिक्सचर ऑफ कलर है। व्हाइट में और ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। लो भाई, ये हो गया वेवलेंथ वाली बात, यानी क्वालिटी हो गई। अब बची क्वांटिटी ऑफ लाइट, अब बची बात क्वांटिटी की। पुरानी 11th NCERT पेज नंबर 222, फिगर नंबर 13.10 का कुछ नहीं 10 पर ध्यान दें, ठीक है। उसमें लेफ्ट राइट दो तरफ कर सकते हैं आप डायग्राम को। मैं डायग्राम को बना देता हूं, चल एक काम करता हूं, कौन सा बहुत ज्यादा समय ले लेगा मेरा। दो हिस्से में ग्राफ को बांट दीजिए, ए वाला हिस्सा है और ये सी वाला हिस्सा है। यहां पर बी है, ये ट्रांजिशन है। क्या ए पर रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम है, आंसर है नहीं। क्या सी पर रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम है, बोला हाँ हो चुका और उसके बाद बढ़ रहा नहीं है। हमने लाइट इंटेंसिटी बढ़ा के भी देखी, हमने लाइट इंटेंसिटी बढ़ाकर देखी, लेकिन कोई असर नहीं आता। इसका मतलब है कि प्लांट डिसाइड कर चुका है कि हम और लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, यानी वो वैल्यू क्या हो जाएगी, सैचुरेशन। तो उस पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसे क्या हम मैक्सिमम मान लें, हाँ। बोलो ई क्या शो करता है, मैक्सिमम रेट ऑफ
रिएक्शन। डी क्या शो करता है? लाइट सेचुरेशन। ए क्या शो करता है? लो लाइट इंटेंसिटी, जहां पे लाइट इंटेंसिटी बढ़ने के साथ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है। सी क्या शो करता है? अनचेंजिंग रेट ऑफ रिएक्शन डिस्पाइट इंक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी। दैट्स इट। लाइट लिमिटिंग कहां होगी इनमें से? ए पर, ठीक है, क्योंकि यहां पे लाइट बढ़ाने पर, इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि इधर इंटेंसिटी कैसी है? कम। बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगी। लो, सीधे सीधे। एट लो लाइट इंटेंसिटी कौन सा एरिया? रिश्ता क्या कहलाता है? लीनियर रिलेशन बिटवीन लाइट इंटेंसिटी एंड फोटोसिंथेसिस। और दूसरा सुनिए, दूसरा फीचर, इससे आगे लीनियर रिलेशन नहीं रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। लाइट इंटेंसिटी लिमिटिंग एट सबसे पहले ए, बी पर भी होगी लेकिन ए पर पक्का है। नेक्स्ट, डी किसे शो कर रहा है? लाइट इंटेंसिटी सेचुरेशन को, कि बस अब और नहीं, बढ़ाकर भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, हमारा कंप्लीशन यहां पे डन हो चुका है, इससे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो नहीं सकती। ई, इससे तेज धूप का कोई फायदा नहीं है। ई का क्या बोलेंगे? मैक्सिमम रेट एट लाइट सेचुरेशन, सेचुरेशन पर मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन। सी, नो चेंज इन रेट डिस्पाइट इंक्रीज इन लाइट, लाइट बढ़ाने पर भी कोई भी चेंज ऑफ रिएक्शन नहीं है, चेंज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है सी पर। डन है। ओके, बहुत ज्यादा पास पास लिखना पड़ा यार, एडजस्टमेंट गंदा गंदा लग रहा है।
चलो पर्दा ऊपर करो एक बार। कहाँ निकालू जगह? सब संभव है भाई, स्मार्ट बॉडी। हो गया, अब ठीक लग रहा है। पर्दा तो गिरा दो। चलिए, नेक्स्ट फैक्टर हम लोग यहाँ लाइट के बारे में एक ही बात इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी तरीके से प्लांट अगर शेड में ग्रो करता है तो वहीं रहने दो, और अगर लाइट में, ब्राइट लाइट में ग्रो करता है तो उसे वहीं रहने दो। हाँ, अगर तुमने किसी शेड वाले प्लांट को बाहर खुले मैदान में लगा दिया तो वो जल जाएगा, और मैदान में लगने वाले प्लांट को अगर छाया में कर दिया तो वो मर जाएगा। तो यानी यूजुअली जो शेड में प्लांट लगते हैं उन्हें शेड से कोई दिक्कत नहीं है, वो एडजस्ट हो चुके हैं वहां के लिए। गुफा के अंदर अगर कोई पौधा लगा हुआ है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। तुम अगर किसी पौधे को मैदान से निकाल के गुफा में लगा दो तो फिर लाइट क्या हो सकती है? लिमिटिंग, नहीं तो नहीं। लाइट इज नॉट लिमिटिंग, या फिर लाइट कैन बी लिमिटिंग इन, जब हमने सिचुएशन क्रिएट करी तो, नेचुरली नहीं। शेड और डार्क केव्स, कंदराओं में, गुफाओं में, बस, इसके अलावा कहीं भी नहीं। केस 2, दूसरा नंबर, दूसरे टाइप का फैक्टर। द सेकेंड फैक्टर इज, दूसरा फैक्टर आपको पुस्तक में दिया, उसका नाम है टेम्परेचर। एक मिनट, कुछ और भी कहना चाहूंगा, तू भी जा। C4 plants prefer high light intensity than, ऑब्वियसली ना भैया, पोल पे, सॉरी, ट्रॉपिक्स पे वैसे भी तो धूप कैसी रहेगी? तेज। देन C3 प्लांट्स। चलो टेम्परेचर के ऊपर बात करते हैं। टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब ये टेम्परेचर भी कैसे ले सकते हैं? ज्यादा। इनको टेम्परेचर से भी कोई दिक्कत नहीं। नंबर 2,
वैसे क्या है, टेम्परेचर एक लोकल फैक्टर है, मतलब जगह के हिसाब से प्लांट अपने आप को सेट करेंगे कि हम किस टेम्परेचर पर फोटोसिंथेसिस करें, ठीक है। लेकिन फिर भी एक ब्रॉड कैटेगरी में अगर आपको पढ़ना हो या इसे समझना हो तो वो कहते हैं कि भाई C3 और C4 प्लांट दोनों के लिए, क्या गिनती भूल गए का भैया? हमसे स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, वो पता नहीं है। तो हम लोग ये बात कहते हैं कि वैसे तो टेम्परेचर क्या होता है, लोकल। अब टेम्परेचर यूजुअली वार्म रहता है साल भर, कहां पर, ट्रॉपिक में, और सीजन के हिसाब से बदलता है टेम्परेट में। तो ये तो वो वाली बात हो गई कि एरिया के हिसाब से। मैं ये लाइन नहीं लिखूंगा, अपने को इतनी कॉम्प्लेक्स लाइन नहीं चाहिए, मैं सीधे लिखता हूं टेम्परेचर इज अ लोकल फैक्टर। तो प्लांट ने, जगह जगह पर लगने वाले प्लांट ने अपने हिसाब से टेम्परेचर को क्या कर लिया है, टेम्परेचर के लिए अपने आप को सेट कर लिया है कि यार यहां तो गर्मी रहती है, अपने को इसकी आदत बना लेनी चाहिए। ओके, वैसा कह सकते हैं। बट फिर भी ब्रॉडर कैलकुलेशन के बेसिस पे हम लोग पढ़ सकते हैं। Q10 फॉर टेम्परेचर, सॉरी फोटोसिंथेसिस, ये याद है Q10 वैल्यू, आपने एंजाइम्स में पढ़ी है। आप एंजाइम्स में पढ़ते हैं 10 डिग्री सेल्सियस राइज करने पर किसी एंजाइमेटिक रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, डबल। इसे कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, Q10, ब्लैकमैन्स टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए भी इसकी वैल्यू क्या आती है, 2। तब वो कहते हैं इन वाइडर टर्म्स, थोड़ा नैरो ना सोच के वाइडर टर्म्स में सोच रहे हैं, C3 प्लांट्स लिए गए, C4 प्लांट्स लिए गए, टेम्परेचर एम्बिएंट क्या है वो वाली बात की गई। ऑप्टिमम टेम्परेचर लिख चुका हूं यार ये तो मैं, ये तो जस्ट फिर से कॉपी भरने वाली बात हो गई। इसके लिए 20 से 25, इसके लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, इसके लिए 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, एंड सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर होता है। दिस इज सेंसिटिव टू कोल्ड टेम्परेचर, ठंड से दिक्कत। मतलब C4 तो फोटोसिंथेसिस चालू ही काय पे करेंगे, हाइयर टेम्परेचर पर करेंगे। बच्चे दो, एक CO2 और एक है वाटर। थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए तो मैं क्या ही कहूं, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है,
0.03 से 0.04, राइट। और फिर हम लोग कहते हैं कि दैट इफ एटमॉस्फेरिक CO2 is increased up to 0.05, then rate of CO2 fixation मतलब फोटोसिंथेसिस विल इंक्रीज, डेफिनेटली, पक्का होगा ऐसा, इस बात में कोई शक नहीं है, हम लिख चुके इस बारे में, ठीक है। बट CO2 लेवल बियॉन्ड 0.05 इज टॉक्सिक, इसके बाहर जाना हार्मफुल हो सकता है, यहीं तक रहें, इससे आगे न जाएं। तब ऐसा वर्ड चलता है जिसे कहते हैं CO2 एनरिचमेंट या CO2 एनरिच एनवायरमेंट has increased the yield of C3 greenhouse crops, ग्रीन हाउस में लगने वाली C3 क्रॉप्स, जैसे टोमेटोज एंड बेल पेपर। बेल पेपर मतलब वो लाल पीली शिमला मिर्ची, महंगी बिकती है ना, तो पॉली हाउस में उससे लगाते हैं। नॉर्मल खेत में हरी वाली शिमला मिर्ची लग जाती है, पॉली हाउस में लगाएंगे, इसलिए पैसा भी कैसा लेते हैं, ज़्यादा। कितनी की दी भैया? 50 रुपए की एक। अच्छा, शिमला मिर्च में कीड़े लगते हैं, असली मिर्ची में कीड़े नहीं लगते, डिफरेंस है ना। असली में तो समझ रहे हो, खाना नहीं चाहिए उसको, खाने में खतरनाक है, कीड़ा क्यों मरने जाएगा उसके ऊपर? जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो असली जो होती है, जो देसी मिर्च होती है, उसके ऊपर कीड़े नहीं लगेंगे। लेकिन अगर हाइब्रिड बनाओगे या कुछ बदलोगे तो उसके कारण उसकी टॉलरेंस कैसी होगी? ये वीक। और शिमला मिर्ची तो खतरनाक चेंज कर दी गई है, उसको तो भरवा बनाया गया है कि इसको भर के बनाइए, तो ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर कीड़े कैसे लगेंगे? ज्यादा आसानी से। खूब स्प्रे होती है शिमला मिर्च पर, मतलब सबसे ज्यादा स्प्रे की जाने वाली जो सब्जियां हैं उनमें से एक शिमला मिर्च है और दूसरी है पत्ता गोभी। फिर उसके बाद बारी आती है बाकी सबकी। फूल गोभी जमीन के पास है, कीड़े लगने के चांसेस सबसे ज्यादा है। बरसात वगैरह में देखना तुम, जमीन पर भी कीड़े, सब्जी में भी कीड़े। अब चाइना कहां से आ गया इसमें? टमाटर क्या ज्यादा क्या होता है? टमाटर में तो अलग कारण से करते हैं ना, टमाटर में स्प्रे करने के कारण अलग है, ठीक है। शिमला मिर्च तो मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शिमला में लगती थी, वहां पे डेवलप हुई है कुफरी के अंदर, तो वहां पे तो कोई नहीं खाता शिमला मिर्च, सिर्फ पैक करके बेचते हैं। हमारे ताऊजी के लड़के थे, हमारे सबसे बड़े कजन, अब वो रहे नहीं, तो उनका सीन ये होता था, अगर घर में बाई चांस शिमला मिर्च बन जाए या गोभी की कोई सी भी सब्जी बने, तो ये कहते थे ये कोई सब्जी है? क्यों? अपने खेत की है ना। पत्ता गोभी, फूल गोभी, शिमला मिर्ची, ये तीनों की तीनों रिजेक्ट। मतलब इसके अलावा जो बने वो सब्जी होती है, आलू भी नहीं इवन, ठीक है ना। इसके अलावा मतलब जैसे भिंडी बने तो वो सब्जी होती है, क्योंकि वो हमारे खेत में नहीं लगती, वो बाहर से आती थी। ऐसा मतलब अगर कुछ खाना है तो वैसा कुछ नहीं। कुकर बिट्स ज्यादा नहीं लगते, कद्दू वगैरह लगते, लेकिन वो सर्दी की सब्जी ज्यादा होती है, गर्मियों क्या बोलते हैं बरसात वगैरह की नहीं, तो वहां पे वो चीजें नहीं लगती हैं कि घिलकी वगैरह कोई आदमी खाए ना, सवाल ही नहीं उठता। नेक्स्ट अगला जो बोलते हैं फोर्थ वन, तो अगर इसी को मैं पूरा बताऊं तो मैं ये कहता हूं कि दैट यहां C3 प्लांट लिखा, यहां लिखा C4 प्लांट, और जरा दोनों को कंपेयर कर दिया, कहा CO2 सेचुरेशन कैसा है। अब जैसे इनमें सब में रीजन अलग अलग है। अब जैसे लोग कहते हैं अरे लौकी में तो स्प्रे होती है, हाँ होती है ना, कौन मना कर रहा है। काय की स्प्रे होती है? हार्मोन की। क्यों? फीमेल फ्लावर के नंबर
बढ़ाने के लिए, ताकि फल ज्यादा लगे। सिंपल, सबके अपने अपने रीजन है। CO2 सेचुरेशन की बात कर रहे हैं, C3 प्लांट में कब होगा? बियॉन्ड 450 माइक्रोलीटर पर लीटर, जो कभी भी अचीव नहीं होता। इट इज नियरली 360 माइक्रोलीटर पर लीटर। इसलिए वो कहते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन में कौन चला गया? फोटो रेस्पिरेशन किसने दिखाया? C3 ने। ऑलवेज मोर और लेस, लेकिन होगा हमेशा मोर और लेस। C4 प्लांट के लिए कहते हैं एब्सेंट। फिर से आगे कंपनसेशन पॉइंट की बात करते हैं, मुआवजा देने की। तो मुआवजा किसको ज्यादा चाहिए भाई? जिसका नुकसान ज्यादा है। किसका नुकसान ज्यादा है? C3 का। इसके लिए हाई, इसके लिए लो। CO2 एनरिचमेंट का बेनिफिट किसको मिलेगा? CO2 एनरिचमेंट का बेनिफिट किसको मिलेगा? ऑब्वियसली C3 को। C4 को कोई बेनिफिट नहीं है, कोई लाभ नहीं, नो बेनिफिट। डन। अंतिम, वाटर। About 99% of absorbed water is lost to transpiration. मतलब जो पानी आया है उसमें से बहुत कम है जो यूज किया जाता है। इसलिए लेस वाटर हैज नो डायरेक्ट इफेक्ट ऑन फोटोसिंथेसिस। कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होगा भाई। दिख ही रहा है कि इसकी अमाउंट ही बहुत कम है। जो पानी प्लांट में टिकता है और एज अ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करे फोटोसिंथेसिस में, उसका अमाउंट कैसा है? बहुत कम। तो अगर पानी कम भी होगा तो प्लांट को इतनी जल्दी असर नहीं आएगा फोटोसिंथेसिस में, इनडायरेक्ट असर आ सकता है। लेस वाटर इज नो डायरेक्ट इफेक्ट ऑन फोटोसिंथेसिस। बट इट इन्फ्लुएंस, वो कैसे इंफ्लुएंस करेगा, असर कैसे डाल रहा है वो देखिए। स्टोमेटल क्लोजर, स्टोमेटा बंद हो जाएगा तो इसके कारण अनअवेलेबिलिटी ऑफ CO2, CO2 नहीं आई। पानी खुद कम है तो दूसरे को रोक दिया, CO2 भी नहीं आया। दूसरा देखें, डिक्रीज इन वाटर स्टेटस ऑफ प्लांट। पानी का प्लांट का वाटर स्टेटस कम हो गया, इस कारण से डिक्रीज इन मीडियम फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज।
रिएक्शन करने के लिए मीडियम ही नहीं बचा। लॉस ऑफ टर्जिडिटी ऑफ सेल्स, कॉमा, डिक्रीज इन सरफेस ऑफ लीव्स, पत्ती मुड़ जाएगी क्योंकि पानी नहीं है, सेल टाइट नहीं रह पा रहे हैं, इसका मतलब है डिक्रीज इन लाइट एब्जॉर्प्शन। लाइट एब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा, कम, लाइट एब्जॉर्प्शन घट गया। हाँ, क्लोजर है, यस। तो ये चैप्टर में देख, क्वेश्चन समझ, स्टोमेटा क्लोज, decrease in surface of leaves, decrease in water status of plant. With reference to the factors affecting the rate of photosynthesis. स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? फॉल्स ढूंढना है, फॉल्स ढूंढो। लाइट सेचुरेशन फॉर CO2 फिक्सेशन अकर्स एट 10% ऑफ फुल सनलाइट, ट्रू है। इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक CO2 कंसेंट्रेशन अप टू 0.05%, अप टू बोला है, बियॉन्ड तो नहीं बोला ना। कैन एनहांस CO2 फिक्सेशन, सही है कि फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा अगर CO2 बढ़ेगी तो ठीक है, लेकिन 0.05 तक, उसके बियॉन्ड होता तो क्या होगा, हार्मफुल। C3 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर, गलत, C3 है, ठीक है। कौन से प्लांट हायर टेम्परेचर पे काम करते हैं? C4, यानी आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। फैक्टर में से यही PYQ है बस, बाकी कुछ नहीं। हाँ जी, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। धन्यवाद।